मैं सुखबीर कुमार वत्स, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर में वाणिज्य प्रवक्ता हूँ। और मैं आपको कक्षा एकादश में बहीखाता तथा लेखा शास्त्र में तलपट का चैप्टर समझाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे एक तो तलपट का अर्थ क्या होता है तलपट, दूसरी बात कि इसकी परिभाषा, इसको परिभाषित करेंगे कि तलपट के अर्थ के साथ साथ इसको परिभाषित करेंगे। परिभाषित करना ये होता है कि कम शब्दों में किसी के कही हुई बातों को कम शब्दों में बताना जिससे कि उसका पूरा अर्थ आ जाए। फिर है तलपट की विशेषताएं, इसमें क्या खासियत है, क्या विशेष बातें। फिर इसके बाद तलपट बनाने के उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए तलपट बनाते हैं, क्यों बनाया जाता है तलपट। फिर हम ये अध्ययन करेंगे कि तलपट से कौन सी ऐसी अशुद्धियाँ हैं जो तलपट बनाने के बाद भी प्रकट नहीं होती, यानी कि हम तलपट बना लेते हैं, टोटल बराबर आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, तो उन अशुद्धियों का हम अध्ययन करेंगे। एक है, फिर इसके बाद हम करेंगे तलपट बनाने की विधियाँ, किन किन विधियों से तलपट बनाया जाता है। और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे उचंत खाता। इस तरह से ये तलपट के बारे में हम ये थ्योरेटिकल पोर्शन का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन करके बताऊंगा, छोटा सा एग्जाम्पल टाइप है ये, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि तलपट के सवाल किस तरह से किए जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं तलपट का अर्थ। क्या है तलपट का अर्थ? तो प्यारे बच्चों, जो तलपट है, ये तलपट जब व्यापारी अपने यहाँ कोई भी लेन देन रोजनामचे में करता है, तो रोजनामचे में या सहायक बहियों में लेन देन करने के बाद वो ये जानने के लिए कि किस व्यक्ति से क्या लेना है, किस व्यक्ति से क्या देना है, यानी कि कंपनी का, फर्मों का, व्यक्तियों का, सबके अलग अलग खाते खोले जाते हैं। और वो अलग अलग खाते क्यों खोले जाते हैं? वो अलग अलग खाते इसलिए खोले जाते हैं कि हमने जो जर्नल लेखे किए, जर्नल लेखे तो हम सीधे क्रम से करते चले आ रहे हैं, इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग खाते में कितना बैलेंस है। उसके लिए हम खाता बही में खतौनी करते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हमने रोजनामचा किया, रोजनामचे के बाद खाता बही की, और खाता बही जब हमने कर ली तो खाता बही करने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमने खाता बही में खतौनी में जो खाते खोले या खाता बही में जो खतौनी की वो हमारी सही है या नहीं है। इस बात की जानकारी करने के लिए हम तलपट बनाते हैं, और इस तलपट को हम परीक्षा सूची भी कहते हैं। इसमें जो खाता बही के शेष निकाले जाते हैं, खाता बही हमने तैयार की, अलग अलग खातों में डेबिट और क्रेडिट में एंट्रीज की, और उसके बाद हमने शेष निकाले। अगर खाता बही में किसी खाते का शेष डेबिट है तो तलपट में उस खाते का शेष डेबिट में ही जाएगा, और अगर किसी खाते का शेष क्रेडिट है तो तलपट में उस खाते का शेष क्रेडिट में ही जाएगा। लेकिन तलपट बनाने के बाद हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यह तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है। यह खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं है, सिर्फ गणित संबंधी शुद्धता की जांच होती है। कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं जो मैं आपको बताऊंगा तलपट से प्रकट न होने वाली अशुद्धियों में। इस तरह से तलपट का अर्थ है। अब ये तलपट के अर्थ के साथ साथ ये इस अर्थ को मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है। इसको विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, अपने अपने शब्दों में, कम शब्दों में इसका अर्थ बताया है। तो नॉर्थ पोर्ट ने क्या बताया है? नॉर्थ पोर्ट के अनुसार कि डेबिट और क्रेडिट के योग यदि मिल रहे हैं तो यह दिखाने के लिए
यदि डेबिट और क्रेडिट के योग मिल रहे हैं तो यह दिखाने के लिए सभी शेषों की जो एक सूची तैयार की जाती है, सभी शेषों की जो एक लिस्ट तैयार की जाती है, उसे तलपट कहते हैं। तो वही बात आई कि जो खाता बही का डेबिट का शेष है वो तलपट के डेबिट पक्ष में लिख दिया जाएगा, खाता बही का क्रेडिट का शेष है वो तलपट के क्रेडिट शेष में लिख दिया जाएगा। यही बात इन्होंने संक्षिप्त शब्दों में बताई है और इन्होंने इसका अर्थ एक तरह से क्लियर कर दिया कम शब्दों में कार्टर ने, वो नॉर्थकोट ने। इसके बाद कार्टर ने किस प्रकार परिभाषित किया है? कार्टर ने परिभाषित किया है कि तलपट उन डेबिट तथा क्रेडिट बाकियों की सूची है जो खाता बही के खातों से निकाली जाती है। यानी कि ये डेबिट और क्रेडिट बाकियों की सूची है जो खाता बही के खातों से निकाली जाती है और इसमें रोकड़ पुस्तक की और बैंक की बाकी भी शामिल की जाती है। तो ये इन्होंने कार्टर ने इसकी परिभाषा बताई। अब एक बात का ध्यान रखना है बच्चों कि कम से कम 2 परिभाषाएं देनी चाहिए आपको, और वो परिभाषाएं जरूरी नहीं है कि वो बड़ी बड़ी हों, वो अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों ने कम शब्दों में उसको परिभाषित किया है, कुछ विद्वानों ने ज़्यादा शब्दों में परिभाषित किया है। तो हमें 2 परिभाषा देनी है, वो हम कोई सी भी परिभाषा दे सकते हैं। 1 या 2 परिभाषा अगर आप इंग्लिश की याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद है तलपट की विशेषताएं। तलपट की विशेषताएं, खासियत। विशेषता माने इसमें गुण और दोष दोनों शामिल होते हैं। इसकी क्या खास बात है, तलपट की क्या विशेष बात है? एक तो इसकी विशेष बात यह है कि ये समस्त सारे खातों के शेष की एक तालिका है, सारे खातों के शेष की एक टेबल है, सारे खातों के शेष की एक सूची है। जो भी हमने खाते खोले उनकी डेबिट और क्रेडिट की एक सूची है, ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि ये ऋणी और धनी, खातों को ऋणी और धनी 2 भागों में बांटता है। तलपट खातों को 2 भागों में बांट देता है, ऋणी का शेष इतना आ रहा है, धनी का शेष इतना आ रहा है। और तीसरी बात यह है कि तलपट से खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं मिलता है। ये नहीं कि खाते फाइनली शुद्ध हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते। केवल गणित संबंधी शुद्धता है, जो हमने अंक लिखे हैं वे अंक शुद्ध हैं। इस तरह से ये तलपट की विशेषताएं होती है। अब इसके उद्देश्य, वो हर चीज किसी ना किसी उद्देश्य से की जाती है, कोई ना कोई कारण होता है। तो इसके जो हम तलपट बनाएंगे ये किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, इसके उद्देश्य। एक तो इसका सबसे पहला उद्देश्य जो इसमें भी आ चुका विशेषता में भी, इसका पहला उद्देश्य, पहली बात तो यही है कि गणित संबंधी शुद्धता के लिए बनाया जाता है। तो तलपट के उद्देश्य, क्या उद्देश्य बताया? खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच। तो पहला है खातों की शुद्धता की जांच। दूसरा पॉइंट है अंतिम खाते तैयार करने के लिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तलपट इसीलिए बनाया जाता है कि जब हम अंतिम खाते बनाते हैं, अंतिम खाते हम वर्ष के अंत में बनाते हैं और हम खातों का सारांश निकालने के लिए अंतिम खातों को बनाते हैं। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है, तलपट से ही, जो तलपट से
जो हमें ऋणी और धनी शेष पता चलते हैं खातों के, इसकी सहायता से हम अंतिम खाते बनाते हैं। तो दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है कि अंतिम खाते तैयार करने के लिए तीसरा उद्देश्य है संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने के लिए। संक्षिप्त विवरण प्राप्त ये क्या है? संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने के लिए तलपट की सहायता से हम संक्षेप में, जब हम खातों के शेष आ गए हमारे, तो हमें सारे खाते देखने की जरूरत नहीं। हमने ट्रायल बैलेंस देखा, उसमें लिखा हुआ है ये आदमी इतने से डेबिट है, इस खाते में इतने क्रेडिट है, तो सीधा खातों का जो संक्षिप्त विवरण है वो हमें सीधा सीधा प्राप्त हो जाता है। तलपट बनाने का एक ये उद्देश्य है। इस तरह से ये मेन जो उद्देश्य हैं तलपट बनाने के, ये 3 मेन उद्देश्य हैं। अब आते हैं हम कि तलपट से प्रकट न होने वाली अशुद्धियाँ। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ये सिर्फ गणित संबंधी शुद्धता का प्रमाण है, यानी कि हमने तलपट बनाया, लेकिन तलपट बनाने के बाद भी कुछ ऐसी अशुद्धियां रह जाती हैं, कुछ ऐसी गलतियां रह जाती हैं जो खातों में रह गई। तो कौन सी अशुद्धि है? ये सबसे पहली अशुद्धि है सैद्धांतिक अशुद्धि। सैद्धांतिक माने सिद्धांतों की, नियम की। यह अशुद्धि तब होती है जब लेखापालक को, जब खाते बनाने वाले को दोहरा लेखा प्रणाली का ज्ञान नहीं होता, या दोहरा लेखा प्रणाली की अवहेलना कर देता है वो, या गलती से इस तरह से सिद्धांतों की अशुद्धि है, यानी कि वो सिद्धांतों के अनुसार लेखे नहीं करता और वो अशुद्धि हो जाती है। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, अब वास्तविक खाते के अनुसार फर्नीचर खरीदने पर वास्तविक खाते के अनुसार फर्नीचर खाते को ऋणी किया जाएगा, लेकिन उसे क्योंकि सिद्धांतों का ज्ञान नहीं था या सिद्धांतों की अवहेलना की उसने, और उसने क्रय खाते को ऋणी कर दिया। तो अब फर्नीचर को ऋणी करना था, ऋणी कर दिया क्रय खाते को, तो वो फर्नीचर के बजाय क्रय खाता ऋणी हो गया। अब क्या होगा? तलपट तो मिल जाएगा, क्योंकि वो ऋणी में ही रकम डलेगी, फर्नीचर के बजाय क्रय खाते में डलेगी, लेकिन वो टोटल बराबर आए, लेकिन वो अशुद्धि बनी रहेगी, क्योंकि आया हमारे पास फर्नीचर, डेबिट करना था फर्नीचर को, वो डेबिट कर रहा है क्रय खाते को, तो ये अशुद्धि बनी रहेगी, लेकिन हमारा तलपट का जोड़ मिल जाएगा। दूसरा है भूल की अशुद्धि। भूल की अशुद्धि ऐसी होती है कि कोई हमने लेन देन है, उस लेन देन को हम खातों में, खतौनी में लिखना ही भूल गए, और वो उतनी रकम कम रहेगी, लेकिन तलपट का जोड़ मिल जाएगा, क्योंकि वो हम एंट्री करनी भूल गए। जब हम एंट्री करनी भूल गए, वो जब हमें पता चलेगा बाद में एंट्री की जाएगी, लेकिन इस समय हम भूल गए, वो रकम कम है और तलपट का जोड़ मिल जाएगा। तीसरी क्षतिपूरक अशुद्धि। ये क्षतिपूरक अशुद्धि ऐसी होती है कि ये किसी दूसरी अशुद्धि की, क्षति की, दूसरी अशुद्धि की कमी की पूर्ति कर देती है। जैसे मान लो राम को 50 रुपये से क्रेडिट करना था, अब हमने राम को तो 50 रुपये से क्रेडिट किया नहीं, मोहन को कर दिया। अब इसने गलती है, गलती क्या है कि राम क्रेडिट हुआ नहीं, लेकिन और क्रेडिट कर दिया हमने मोहन, तो रकम तो बराबर है, क्रेडिट होना था खाता, खाता क्रेडिट हो चुका है, लेकिन हमें क्रेडिट करना था राम को, क्रेडिट हुआ है मोहन, तो ये खातों में गलती बनी रहेगी, लेकिन हमारे तलपट का जोड़ मिल जाएगा। इसके बाद है हिसाब की अशुद्धि। हिसाब की अशुद्धि ये है कि इसमें हम खतौनी में
गलत एंट्री हो जाती है। जैसे हमने मान लो 350 रुपये का नरेश से क्रय किया, 350 रुपये का माल नरेश से क्रय किया। अब हमने, और उसकी जो एंट्री है वो सब जगह, दोनों जगह 530 रुपये से कर दी। हमने जो एंट्री है वो 530 रुपये से कर दी। अब क्रय खाते में भी 530 रुपये लिखे जाएंगे। क्रय खाता भी 530 रुपये से ऋणी किया हमने, और नरेश का खाता भी 530 से धनी किया। अशुद्धि है लेकिन तलपट का जोड़ मिल जाएगा, क्योंकि फर्क कहाँ है? फर्क ये है कि हमें 350 रुपये लिखने थे। इसके बाद है दोहरी प्रविष्टि की अशुद्धि। दोहरी प्रविष्टि की अशुद्धि ये होती है कि इस तरह की अशुद्धि इस प्रकार होती है कि हमने किसी एक एंट्री को 2 बार कर दिया, 2 बार पोस्टिंग कर दी हमने, तो वो डबल होगी एंट्री, तो इससे भी वो एंट्री ज़्यादा हो जाएगी लेकिन तलपट का योग मिल जाएगा। खतौनी की अशुद्धि, खतौनी की अशुद्धि होती है कि वो गलत खाते में, गलत पक्ष में खतौनी कर दी। इस तरह से ये खतौनी की अशुद्धि है। तो ये जो है ये तलपट से प्रकट न होने वाली अशुद्धियाँ हैं। अब है तलपट बनाने की विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ हैं तलपट बनाने की? एक तो तलपट बनाने की विधि है योग विधि। योग विधि में हम ये करते हैं कि जो हमने खाते बनाए, उस खाते में जो उस खाते का डेबिट का टोटल है वो तो डेबिट में कर दिया। यानी कि खाता बनाया हमने, राम का खाता है, राम का खाते में जो डेबिट पक्ष जो टोटल दिखा रहा है वो तो डेबिट पक्ष में कर दिया, और जो राम के खाते का क्रेडिट पक्ष टोटल दिखा रहा है वो क्रेडिट पक्ष में कर दिया। और तलपट में भी हम इस तरह से ही कि राम के खाते में डेबिट में जितनी रकम आई वो डेबिट में लिख दी, और क्रेडिट में जितनी रकम आई वो क्रेडिट में लिख दी। तो ये होगी योग विधि। फिर है शेष विधि। इसके बाद हम शेष विधि में हम शेष निकालते हैं खातों का। जैसे डेबिट का शेष है, मान लीजिए डेबिट का किसी खाते का, राम का खाता है, राम के खाते का डेबिट का शेष है 5000 रुपये, और क्रेडिट का शेष है, क्रेडिट का टोटल जोड़ा हमने, क्रेडिट का शेष, क्रेडिट का योग बता रहा है 3500। तो 5000 रुपये में से 3500 रुपये घटाए, यानी कि राम के खाते का जो शेष है वो 1500 रुपये बचा। 5000 टोटल डेबिट का है, और जो क्रेडिट का हम टोटल कर रहे हैं वो क्रेडिट का टोटल 3500 रुपये बता रहा है। तो 5000 में से 3500 रुपये घटाए, 1500 रुपये शेष बचेगा। तो जो ये शेष है ये शेष जाएगा तलपट में, ये शेष विधि द्वारा हो गया। एक योग तथा शेष विधि द्वारा करें। इसमें हम तलपट के जो योग, जो हमने खातों के योग किए वे योग लिखते हैं। जो डेबिट का योग आ रहा है वो डेबिट में योग लिखा, क्रेडिट का योग आ रहा है वो क्रेडिट में लिखा, और फिर इसी तरह से जो शेष निकाले ये एक साथ बनता है। इसको इस तरह से लिखते हैं योग विधि द्वारा तलपट, एक ही कॉलम में, और इस तरह से शेष विधि द्वारा तलपट। ये इस तरह से आप दोनों एक ही विवरण में, दोनों एक ही सूची में बनते हैं। योग विधि में तो खातों के योग किए हमने, जो भी आ रहा है वो टोटल हमने लिख दिया। डेबिट में अगर मान लीजिए राम के खाते का डेबिट में टोटल 5000 है, डेबिट में 5000, और उसी के खाते का क्रेडिट का टोटल है 2000, तो क्रेडिट में 2000 लिख दिया। इसी तरह से शेष विधि, शेष विधि में जैसे मैंने अभी बताया था कि मान लीजिए डेबिट में कोई टोटल 5000 है और क्रेडिट का टोटल 3500 रुपये है, 5000 में से 3500 रुपये घटाए तो जो 1500 रुपये शेष है, शेष विधि में वो 1500 रुपये जाएंगे सिर्फ, और योग विधि में दोनों पक्षों के योग जाएंगे। इसी तरह से समान योग वाले खातों को छोड़कर, यानी कि जिन खातों का योग समान है, जिन खातों का योग बराबर है, उन खातों को छोड़ देते हैं, और बाकी खाते जिनमें शेष निकलना है या जिनका योग आ रहा है उन खातों के नाम लिखकर उन खातों की रकम लिखते हैं, और इस प्रकार से ये तलपट बनाते हैं। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे उचंत खाते। उचंत खाता क्या होता है कि मैंने
अभी अंतिम खाता बताया था आपको कि जो इसका मेन उद्देश्य है अंतिम खाते तैयार करने के लिए बनाया जाता है तलपट। तो जो है अंतिम खाता बनाते हैं हम, अंतिम खाते बनाने के लिए बनाया जाता है। तो अंतिम खाते साल के अंत में बनाए जाते हैं। तो जब साल के अंत में अंतिम खाते बनाए जाते हैं, तो जब अंतिम खाते जिस डेट को बनाने हैं, अगर उस डेट में, अगर उस तिथि में तलपट का योग बराबर नहीं आ रहा और हमने पूरे प्रयास कर लिए, हमारे पूरे प्रयास करने के बाद भी, हमारी पूरी कोशिश करने के बाद भी तलपट के दोनों पक्ष का योग जब बराबर नहीं आता है, तो अंतर की जितनी रकम जिस पक्ष में है उस रकम को उस पक्ष में ही, डेबिट में कम है अगर वो रकम तो डेबिट में डाल देंगे, क्रेडिट में कम है तो क्रेडिट में डाल देंगे, और उसके सामने उचंत खाता लिख देंगे और उचंत खाता लिखकर उसका टोटल अभी हम बराबर कर लेंगे। लेकिन जाएगा कहाँ, पता चलेगा कहाँ है, उसका पता बाद में चलेगा। जैसे जैसे वो पता चलता है उसको हम बाद में उचंत खाते को ख़त्म करते रहते हैं, क्योंकि अकाउंट का नियम ये है कि पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े कागज से ले। तो भूल कहीं नहीं होती, वो जो भूल है वो भूल आगे मिल जाती है, जब वो मिल जाएगी तो उचंत खाता वो स्वतः ही बंद हो जाएगा। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इसमें तलपट बनाना है। 31 दिसंबर को तलपट बनाना है, तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2014। इसमें कॉलम होते हैं, सबसे पहले तो सीरियल नंबर, नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, फिर अमाउंट डेट LF, अमाउंट डेबिट, इसका एक नियम है बिल्कुल सिंपल, और वो नियम क्या है कि खर्चे हानि और संपत्ति, क्या बताया, खर्चे, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स, खर्चे, हानि और संपत्ति। खर्चे समझते हैं आप, जो भी कुछ हम खर्च करते हैं, जो भी बिजनेस में खर्च होता है। हानि जो लॉस होते हैं, संपत्ति एसेट्स, संपत्ति होती है जो व्यापार को चलाने के लिए लंबे समय तक काम में आती है। तो खर्चे, हानि और संपत्ति को हम क्या करते हैं, डेबिट, और आय, लाभ और दायित्व ये हम क्रेडिट करते हैं। अब इसके आधार पर सिर्फ ये याद रखना है, खर्चे, हानि और संपत्ति इसको डेबिट पक्ष में लिख देंगे, आय को, लाभ को और दायित्व को इसको हम क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। तो ये देनदार हैं हमारे, देने वाले हैं, ये हमें देंगे पैसा, इन्होंने उधार माल ले रखा है हमारे से, ये देनदार हैं। और देनदार एसेट्स होता है, संपत्ति है हमारी। तो ये, और संपत्ति कहाँ बताया, संपत्ति बताया डेबिट साइड में, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे हम। सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का नाम है डेटर्स अकाउंट, देनदार, कहाँ बताया, डेबिट में। कितनी रकम आएगी, 58,000, ये हो गए 58,000। इसके बाद क्रय, परचेज की हमने, इसमें माल आया है, इसमें माल आया है, ये वास्तविक खाता है, ये भी इसमें डेबिट होगा क्योंकि संपत्ति है हमारी। तो परचेज होगी परचेजेज अकाउंट, तो डेबिट साइड में आ गए 20,000 रुपये,
इसके बाद पूंजी। पूंजी व्यापार का दायित्व है। व्यापारी ने लगाया है, मालिक ने लगाया है, लेकिन व्यापार को दिया है उसने, तो ये व्यापार के ऊपर दायित्व चढ़ाया है उसने, व्यापार का दायित्व है। तो ये पूंजी, क्योंकि व्यापार और व्यापारी का पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार व्यापार और व्यापारी का अस्तित्व अलग अलग होता है, तो उसने व्यापार को दिया है पैसा, और ये व्यापार के लिए एक दायित्व है। तो पूंजी दायित्व है, और दायित्व कहाँ बताया था? दायित्व जाएगा क्रेडिट साइड में। तो कैपिटल 44,000 रुपये कैपिटल अकाउंट, ये बताया क्रेडिट साइड में, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगी भैया। कितनी है? 44,000 रुपये। इसके बाद है प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक। ये शुरू में लगाया हुआ माल है, शुरू में लगाया हुआ माल है, तो ये भी डेबिट में ही जाएगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख रुपए, ये भी डेबिट में जाएगा। इसके बाद है सामान्य व्यय। सामान्य व्यय है, ये खर्चा है। खर्चा कहाँ बताया? खर्चे, हानि और संपत्ति डेबिट में, तो डेबिट में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस, ये कितना है? सामान्य व्यय 6,000 रुपये। व्यय है, ये खर्चा है। इसके बाद है ऋण पर ब्याज। हमने जो ऋण लिया है, ये ले रखा है ऋण, दायित्व है हमारा, इस पे ब्याज दिया हमने, जो लोन लिया है उस पर ब्याज दिया जाएगा, वो प्रतिवर्ष दिया जाएगा, तो वो बिजनेस के एक्सपेंसेस में आएगा। तो बिजनेस का खर्चा है, व्यवसाय का खर्चा है ऋण पर ब्याज। और खर्चा कहाँ बताया था? खर्चा, हानि और संपत्ति, ये डेबिट में है, तो इसको डेबिट में डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये डेबिट में जाएंगे। फिर है वेतन, सैलरीज। जो हमारे यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, उनको जो वेतन दिया जाता है, वो भी एक व्यवसाय का खर्चा है, और यह खर्चा कहाँ बताया है? डेबिट में। तो सैलरीज भी डेबिट में जाएगी। सैलरीज अकाउंट, कितनी है सैलरी, वेतन? 4,000 रुपये, ये भी डेबिट हो जाएगा। इसके बाद है ऋण। ऋण है लोन, ये बिजनेस का दायित्व है, ये व्यवसाय का दायित्व है। और दायित्व का बताया है आय, लाभ और दायित्व क्रेडिट। तो ये लोन जो है ये क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट साइड में। लोन अकाउंट, लोन कितना है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। इसके बाद है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। व्यवसाय के लिए विज्ञापन कराया है, ये भी खर्च है व्यवसाय का। तो खर्चे, हानि और संपत्ति कहाँ बताए? डेबिट में। तो ये जो विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट, ये भी व्यवसाय का खर्च है। तो ये भी भैया खर्च में भी डेबिट में ही जाएगा, 10,000 रुपये। इसके बाद है लेनदार। लेनदार हैं लेने वाले। जिस तरह से देनदार हैं, जिन्होंने हमारे से उधार माल लिया है, उनको हमें पैसा देना। जिन्होंने हमारे से उधार माल लिया है, उन्हें हमें पैसा देना है, तो वो देनदार कहलाते हैं। उसी तरह से हम भी उधार माल खरीदते हैं, और जिनसे हमने उधार माल खरीदा, ये सब हमारे लेनदार हैं। और लेनदार व्यवसाय के दायित्व हैं। और दायित्व कहाँ बताए? दायित्व जाएंगे क्रेडिट में। ये 10वां पॉइंट है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में जाएंगे, और कितने जाएंगे? 56,000 रुपये। अब हम इसका टोटल करते हैं।
4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 5 और 20 की 2 लाख रुपये। क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 2 लाख, और ये आ गया 8 और 6 14 और 2 16 4 20 की 0 हासिल 2, 2 और 5 8 और 2 10, 8 और 6 14 2 16 4 20 की 0 हासिल 2, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। ये 2 लाख रुपए इसका टोटल आ गया। इस तरह से ये जो अभी बताया था कि डेबिट और क्रेडिट के जो खातों के शेष आते हैं उनकी सूची तैयार की जाती है, तो इस सूची में ये दोनों के टोटल इस तरह से बराबर आ जाते हैं। तो ये आज आपको तलपट का अर्थ बताया गया है।